नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं प्रीति। आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पाकिस्तान दौरे पर आज रवाना होंगी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। अफगानिस्तान पर कल होने वाली हार्ट ऑफ एशिया की 5वीं मंत्री स्तरीय बैठक में करेंगे शिरकत। सरताज अजीज से आज हो सकती है मुलाकात। भारत नेपाल सीमा पर नाकेबंदी से सरकार का इनकार। विदेश मंत्री का राज्यसभा में बयान। दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध बनाने पर जोर। भारत ने खारिज की कोयले खपत को लेकर पश्चिमी मीडिया की आलोचना। पर्यावरण मंत्री ने कहा, निर्भरता घटाने के लिए तकनीक और संसाधन मुहैया कराए विकसित देश। चेक बाउंस निपटान में अब होगी आसानी। राज्यसभा से संबंधित बिल पारित। भ्रष्टाचार निवारण संशोधन बिल सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने का फैसला। टेस्ट मैच में भारत की सबसे बड़ी जीत। दक्षिण अफ्रीका से सीरीज पर 3-0 से कब्जा। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंचा भारत। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस्लामाबाद में होने वाले बहुपक्षीय सम्मेलन के लिए आज रवाना हो रही हैं। वो आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज से मुलाकात कर सकती हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस वार्ता का मकसद बातचीत प्रक्रिया की बहाली है। सुषमा स्वराज इस्लामाबाद में 9 दिसंबर को आयोजित हो रही अफगानिस्तान पर 5वीं मंत्री स्तरीय बैठक हार्ट ऑफ एशिया में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगी। लेकिन सम्मेलन से इतर वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से भी मुलाकात कर सकती हैं। ये यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब 2 दिन पहले ही भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच बैंकॉक में वार्ता हुई थी। ऊफा सम्मेलन में बनी सहमति के मुताबिक बैंकॉक वार्ता में दोनों देश बातचीत को आगे भी जारी रखने पर सहमत हुए थे। साथ ही आतंकवाद, जम्मू कश्मीर और कई द्विपक्षीय मामलों पर बातचीत हुई थी। सरताज अजीज के मुताबिक भारत पाक संबंधों में गतिरोध कुछ हद तक कम हुआ है। 3 साल पहले तत्कालीन विदेश मंत्री SM कृष्णा ने 2012 में इस्लामाबाद की यात्रा की थी। तब दोनों देशों के बीच वीजा उदारीकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। विदेश मंत्री के साथ विदेश सचिव S जयशंकर भी जा रहे हैं। कल सुषमा स्वराज जी यहाँ आ रही हैं। उनके साथ बायलैटरल मीटिंग होगी, मेरे साथ भी और वज़ीर आज़म के साथ भी, और वो शमूलियत भी करेंगे। अब ये कहना अभी पेश अज़ वक्त है कि आया इन मुलाकातों में जो हमारा कंपोजिट डायलॉग है और जो वो शुरू होगा, किस तरीके से शुरू होगा, किन आइटम पे शुरू होगा, इसके लिए आपको 2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये कम से कम जो अच्छी इब्तिदा है कि जो डेडलॉक था नेगोशिएशन में वो किसी हद तक दूर हुआ, और उम्मीद करनी चाहिए कि जैसे कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि ये मामला आगे बढ़ता रहेगा। क्रिकेट सीरीज होगी सर? क्रिकेट सीरीज के बारे में कोई बात नहीं हुई। मेरा ख्याल है कि आज इंडियन क्रिकेट बोर्ड से तवक्को है जवाब की। जब वो आएगा तो फिर हमारी क्रिकेट बोर्ड उनसे रब्ता करेगी। और उधर कल संसद में पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करने का मुद्दा उठा। बैंकॉक में भारत पाक NSA स्तर की बातचीत को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने इस मामले में प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की है। उधर बीजेपी ने कहा है कि पाकिस्तान दौरे से लौटने के बाद गुरुवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज संसद में जवाब देंगी। भारत और पाकिस्तान के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत का मसला सोमवार को संसद में उठा। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने इस मसले पर प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण की मांग की। उन्होंने इस बारे में सदन और विपक्ष को भरोसे में नहीं लिए जाने पर सरकार की आलोचना की। We would demand that the government takes the parliament into confidence and the prime minister shares as to what has been the understanding reached between him and Prime Minister Nawaz Sharif for the government now to move forward. जेडीयू सांसद KC त्यागी ने भी पाकिस्तान पर सरकार की नीति को ढुलमुल करार दिया। इस बीच कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने सरकार के सामने दोनों देशों के बीच क्रिकेट संबंध बहाल करने की मांग रखी। Discussion covered peace and security, all right, but sir, terrorism in Jammu and Kashmir. What do you mean by that? कि मंत्री महोदय कश्मीर पर भी अपनी सरकार की पॉलिसी डिक्लेयर नहीं से आम भी जा रहे हैं, साड़ियां भी आ रही हैं, इसके अलावा NSA भी मिल रहे हैं, तो दोनों क्रिकेट टीमों को नहीं मिलने जा रहा, उनको भी मिलने दिया जाए, क्या फर्क पड़ता है? उसी पे क्यों सब आफत मची हुई। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 10 दिसंबर को भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत पर बयान देंगी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ये भरोसा जताया।
जहाँ तक सवाल है जिन इश्यूज़ को आपने कहा है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि विदेश मंत्री महोदया 10 तारीख को इसी सदन में आएंगी और जिन विषयों को आपने रखा है उन सारे मुद्दों पर वो जानकारी देंगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मंगलवार को 2 दिवसीय दौरे पर इस्लामाबाद जाएंगी। वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगी। इसके अलावा अफगानिस्तान पर बहुपक्षीय सम्मेलन में भी भाग लेंगी। सुषमा स्वराज सम्मेलन के इतर शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज के साथ बातचीत भी करेंगी। इससे पहले दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और नसीर खान जानजुआ के बीच रविवार को बैंकॉक में करीब 4 घंटे तक बातचीत हुई। दोनों के बीच शांति, सुरक्षा, आतंकवाद समेत जम्मू कश्मीर और नियंत्रण रेखा पर सद्भावपूर्ण माहौल बनाने पर चर्चा हुई। ये वार्ता भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच नवंबर में पेरिस में हुई मुलाकात में बनी सहमति के बाद हुई है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने भारत नेपाल सीमा पर किसी भी तरह की नाकेबंदी से इनकार किया है। राज्यसभा में कल चर्चा के दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि मधेशी समुदाय को न्याय मिले। राज्यसभा में चर्चा के दौरान सांसदों ने नेपाल संकट के जल्द समाधान पर जोर दिया। राज्यसभा में नेपाल पर अल्पकालिक चर्चा पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जवाब दिया। उन्होंने नेपाल के साथ बेहतर संबंधों पर जोर देते हुए किसी भी तरह की नाकेबंदी से साफ इनकार किया। 11,206 ट्रक खड़ा है, आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि मधेशी नाकेबंदी करके बैठे हैं। पीछे हम उसे लौटने नहीं देते। क्यों नहीं लौटने देते? इसलिए नहीं लौटने देते कि अगर कल को तुरंत नाकेबंदी खुल गई तो फिर से तुम वापस आओगे तो 4-5 दिन लग जाएंगे। यही खड़े रहो ताकि नाकेबंदी खुले और तुम अंदर चले जाओ। इससे पहले सदन में नेपाल पर अल्पकालिक चर्चा की शुरुआत जेडीयू सांसद पवन कुमार वर्मा ने की। उन्होंने नेपाल संकट का जिक्र करते हुए कहा कि मधेशियों की मांग उनके अधिकारों को लेकर है। कांग्रेस सांसद कर्ण सिंह ने कहा कि नेपाल के साथ भारत का बेटी और रोटी का रिश्ता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध सालों पुराने हैं। वहीं जेडीयू सांसद शरद यादव ने नेपाल सरकार और मधेशी नेताओं के बीच बातचीत पर जोर दिया। मेरी इतनी विनती है कि किसी तरह कोई रास्ते से जो आज की सरकार है वो और जो नेपाली जो मधेशी लोग हैं उनके बीच में तत्काल वार्ता शुरू होना चाहिए। We share the language, we share Nepali, we share Hindi, we share all sorts of relationships. रोटी बेटी का कहते हैं जो, we share economic relationships, we share our religious, Pashupatinath is there, Lumbini is there. So two of the great world religions, Hinduism and Buddhism, are both flourishing in Nepal and in India. वहीं एसपी सांसद रवि प्रकाश वर्मा ने नेपाल के ताजा हालात पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा का जिक्र किया। वहीं बीजेपी सांसद सीपी ठाकुर ने भी नेपाल संकट के तुरंत खत्म करने की बात कही। भारतवर्ष एक के लिए तो सभी बराबर है। भारतवर्ष तो कभी कह नहीं सकता है कि हम मधेश को मदद कर रहे हैं, इसको मदद कर रहे हैं, उसको मदद कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए इसको न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हुए इस समस्या का समाधान जल्दी होना चाहिए, इसमें दो मत नहीं है। जब सब कुछ कॉन्फिडेंस में चल रहा था तो अचानक क्या हो गया? अचानक ऐसा क्या हो गया कि संविधान में वो प्रावधान जो नेपाल के भले के लिए थे, हम सबके भले के लिए थे, बदल दिए गए। और यहां तक कि जो स्पेशल एनवॉइस गया है सितंबर में, उसकी बात भी नहीं मानी गई। टीएमसी, एआईएडीएमके और बीजेपी सांसदों ने भी नेपाल के हालात पर चिंता जताई। बीएसपी सांसद सलीम अंसारी ने नेपाल को अहम पड़ोसी बताया। वहीं सीपीएम सांसद टीके रंगराजन ने सरकार से एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल नेपाल भेजने की बात कही। एनसीपी सांसद डीपी त्रिपाठी ने सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए। Our foreign policy, which is very strong and is built around a national consensus, and everybody admired the visit of our external affairs minister and our prime minister to Nepal, and the amount of support, that admiration that came from all major political leaders of Nepal after prime minister's statesman-like speech in Nepalese parliament. All those gains have been lost. Why? So with this, I once again emphasize, India should not interfere in neighbors' problems. We can do it with our diplomatic relationship with the establishment, and we must send a delegation, all-party delegation to Nepal
that must be considered. सीपीआई सांसद डी राजा ने कहा कि सरकार को चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भारत नेपाल सीमा पर बुलाए ताकि भारत पर लग रहे आरोपों की सच्चाई दुनिया के सामने आ सके। There is a perception, maybe Sushma ji will say, India is not behind such disruptions. India is not behind such blockade. It is not India which is responsible for this. But there is a perception. If that is so, I request the government, you allow international media, national media to go to our borders and report to the world what is truth. नेपाल में मौजूदा संकट नए संविधान को लागू करने के बाद से शुरू हुआ है। मधेशी समुदाय संविधान में उचित जगह नहीं मिलने से नाराज है। नाराज मधेशी समुदाय के लोग पिछले करीब 3 महीने से भारत नेपाल सीमा पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से नेपाल में ईंधन पदार्थों समेत दूसरे सामानों की भारी किल्लत हो गई है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। देश में चेक बाउंस से संबंधित मामलों के निपटाने में अब आसानी हो जाएगी। राज्यसभा में कल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट संशोधन बिल को पास कर दिया गया। हालांकि भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2013 को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मांग के बाद सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का फैसला किया गया। इसके अलावा विपक्ष ने विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग की। हालांकि सरकार ने बिल के प्रावधानों का बचाव किया। भोजनावकाश के बाद कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, चेक बाउंस के मामलों से जुड़े नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट संशोधन विधेयक को ऊपरी सदन की मंजूरी मिल गई। बिल में संशोधन के तहत चेक बाउंस के मामलों में अब उसी क्षेत्र में कानूनी दावा किया जा सकता है जहां भुगतान के लिए चेक को बैंक में पेश किया गया हो। इससे लाखों लोगों को दावे के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। I move that the bill as amended be passed. Motion moved that the bill as amended be passed. The question is that bill as amended be passed. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. That the bill as amended is passed. इसके बाद भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2013 पर आगे की चर्चा शुरू हुई। इस दौरान कई सदस्यों ने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई और इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की। तो शिवन जब सब लोकपाल तय करेगा तो फिर ये जो बिल हमसे पास करा रहे बिल का औचित्य क्या रह गया? मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए, क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? It is quite clear to me that the balance between the objectives of curbing corruption in high places and the need to ensure certain protections to people wrongly charged is missing in this bill. सदस्यों के सुझाव से सरकार ने भी सहमति जताई, जिसके बाद उपसभापति पीजे कुरियन ने चर्चा रोककर सरकार से बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए प्रस्ताव लाने को कहा। If the members believe that this requires to be reconsidered or sent to the select committee, we have an open mind. I am suspending the discussion, deferring the discussion now, say for an hour or so. After that, the government should move a motion to send it to select committee with the members of the select committee after due consultation with the political parties and come. इस विधेयक के जरिए 1988 के कानून में बदलाव किया जाना है। साथ ही भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध की श्रेणी में लाने का भी प्रस्ताव है। विधेयक में सजा की न्यूनतम अवधि 6 माह से बढ़ाकर 3 साल और अधिकतम 5 से बढ़ाकर 7 साल कैद करने जैसे कई अहम प्रावधान हैं। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में सूचना प्रदाता यानी विसल ब्लोअर संरक्षण संशोधन विधेयक 2015 और किशोर न्याय यानी जुवेनाइल जस्टिस विधेयक 2015 पर आज आगे की चर्चा होनी है। राज्यसभा के एजेंडे में ये दोनों विधेयक आज विचार और पारित होने के लिए शामिल हैं, लेकिन विपक्ष विधेयकों पर और विचार के लिए सिलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग कर रहा है। कांग्रेस सांसद हुसैन दलवाई ने विसल ब्लोअर संरक्षण संशोधन विधेयक को सिलेक्ट कमेटी को भेजने के लिए सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी को नोटिस दिया है। वहीं कांग्रेस सांसद शांताराम नाइक ने जुवेनाइल विधेयक को लेकर नोटिस दिया है। दोनों नोटिस पर एनसीपी, समाजवादी पार्टी, एआईएडीएमके, सीपीएम, सीपीआई और जेडीयू सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में कहा कि कॉल ड्रॉप पर दूरसंचार नियामक ट्राई के जुर्माने का प्रावधान तय समय से ही लागू होगा, यानी 1 जनवरी से ग्राहकों को कॉल ड्रॉप होने पर कंपनियों से हर्जाना मिलेगा। टेलीकॉम मंत्री के मुताबिक हर कॉल ड्रॉप पर मोबाइल कंपनियां ग्राहकों को ₹1 बतौर मुआवजा देंगी। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान एसपी सांसद नरेश अग्रवाल ने कॉल ड्रॉप का मुद्दा उठाया। उन्होंने दूरसंचार कंपनियों पर ग्राहकों के शोषण का आरोप लगाया।
उन्होंने बीएसएनएल पर निजी कंपनियों से सांठगांठ का भी आरोप लगाया। और मोबाइल फोन के जो मालिक हैं प्राइवेट कंपनी वाले, उन्होंने एक ऐसा नेटवर्क बना लिया है कि जिस तरीके से कंज्यूमर का शोषण हो रहा है, शायद हाँ जिस तरह शोषण हो रहा है, हमारे ख्याल संचार मंत्री भी अपने को असहाय पा रहे हैं, क्योंकि आपका बीएसएनएल भी इसमें मिला हुआ है। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सभी आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल पर लगाए गए आरोपों का खंडन किया। साथ ही उन्होंने कॉल ड्रॉप स्थिति में सुधार का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि 14,000 नए टावर लगाए गए हैं, जिसमें से अकेले दिल्ली में 700 मोबाइल टावर लगाए गए हैं। और जहां तक ट्राई के निर्देश का सवाल है, ट्राई ने स्वयं कहा है कि ये फैसला जनवरी से लागू होगा। आपकी जानकारी के लिए पिछले 3 महीने में हम लोग के दबाव के कारण, मॉनिटरिंग के कारण देश भर में इन्हीं प्राइवेट ऑपरेटर्स ने 14,000 नए टावर्स लगाए। दिल्ली में 700 नए टावर लगाए। दूरसंचार नियामक ट्राई के मानदंडों के मुताबिक आमतौर पर कॉल ड्रॉप की दर 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि बुरी तरह से प्रभावित मोबाइल फोन के लिए भी यह दर 3% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अप्रैल-जून तिमाही की बात करें तो 2G सेवा के लिए कॉल ड्रॉप की दर 24.5% और 3G सेवा के लिए करीब 16% थी। हालांकि खराब सेवा के बाद भी टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई और मार्च 2015 में 99.5 करोड़ से बढ़कर जून 2015 में ये 100 करोड़ 69 लाख हो गई। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे। Wake up to a complete roundup of news from India and abroad. Politics, strategy, business, sports. Keen analysis to kickstart your day. Watch Breakfast News weekdays at 8 a.m. on Rajya Sabha Television. घटम, प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य। जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। दुनिया का हाल, राजनीति की चाल, बिजनेस की रफ्तार, खेल का धमाल। दिन की शुरुआत खबरों के साथ। देखिए हर रोज सुबह 9 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के दलित विरोधी टिप्पणी पर कांग्रेस ने कल संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेता शामिल थे। इन नेताओं ने वीके सिंह के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। हरियाणा में दलित परिवार के 2 बच्चों की मौत पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के बयान पर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। संसद के अंदर और बाहर इस मुद्दे पर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। आज संसद परिसर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने विरोध प्रदर्शन कर वीके सिंह पर कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस चाहती है कि वीके सिंह को प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल से बाहर करें। ऐसे मंत्रिमंडल में इस तरह का मंत्री नहीं होना चाहिए जो संविधान के खिलाफ बात करे, जो दलितों के खिलाफ बात करे। लिहाजा आज हमारी जो यहाँ धरना था वो इसीलिए था कि वीके सिंह जी को तुरंत प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल से हटा देने चाहिए। वहीं बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का बचाव किया है। केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि वीके सिंह ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। वीके सिंह ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है
और उनको वो पूरे संविधान की मर्यादा रखते हैं। वीके सिंह ने किसी पर आक्षेप नहीं किया है। वीके सिंह ने व्यक्तिगत तौर से बताया था कि इस प्रकार की उन्होंने कोई बात नहीं कही है। उधर दिल्ली के कड़कड़ुमा कोर्ट से वीके सिंह को इस मामले में राहत मिल गई है। कोर्ट ने एफआईआर की अर्जी को खारिज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद की स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि सीबीआई और सीवीसी को लोकपाल के तहत लाना चाहिए। समिति ने दोनों एजेंसियों के एंटी करप्शन विंग के एकीकरण का भी सुझाव दिया है। समिति ने लोकपाल के तहत विशेष अदालत की मांग को गैर जरूरी बताया है। संसद की कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति ने ज्यादा काम होने का हवाला देते हुए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सीबीआई की एंटी करप्शन विंग के एकीकरण करने, साथ ही भ्रष्टाचार के मामलों में लोकपाल को सीधे तौर पर अधीन लाने की सिफारिश की है। समिति ने कहा है कि मौजूदा कानून में सीवीसी, सीबीआई और लोकपाल एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं। We want to have a vertical architecture and single window concept by which any person, any complaint against the public servant, they can go and approach the Lokpal and the system will start work. पैनल ने यह भी सुझाव दिया है कि लोकपाल के तहत विशेष अदालत बनाने की जरूरत नहीं। For everything will be decided first whether the case can be pursued further, whether the charge sheet can be filed or it can be dropped. These are the things to be decided by the bench. Therefore, we are suggesting that let us have single system. स्थायी समिति ने संसद के दोनों सदनों में अपनी ये रिपोर्ट पेश कर दी है। समिति लोक सेवकों की तरफ से संपत्ति और देनदारी की घोषणा करने के पक्ष में भी नहीं है। रविंद्र सिंह शुरान, राज्यसभा टीवी। बीजू जनता दल के उम्मीदवार नरेंद्र कुमार स्वैन ओडिशा में राज्यसभा की एकमात्र सीट के उपचुनाव में निर्विरोध चुन लिए गए हैं। इस सीट के लिए बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से किसी ने नामांकन नहीं किया। नरेंद्र कुमार स्वैन ने इस सीट के लिए 3 दिसंबर को नामांकन दाखिल किया था। कल नाम वापसी का आखिरी दिन था। जुलाई में बीजेडी सांसद कल्पतरु दास के निधन के बाद से ये सीट खाली थी। ओडिशा के असेंबली सचिव ने नरेंद्र कुमार स्वैन के निर्विरोध निर्वाचन की जानकारी दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। याचिका में जारी समन को चुनौती दी गई थी। इस फैसले के बाद दोनों नेताओं को अब कोर्ट में पेश होना होगा। कांग्रेस इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। राहुल गांधी की याचिका पर हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कानूनी ढंग से, कानूनी तौर पे, कानूनी दलीलों के आधार पर इसमें अनेक विविध कानूनी खामियां हैं। पिछले 1.5 वर्ष से प्राथमिक दृष्टि से उन खामियों को समझा गया और मजिस्ट्रेट के निर्णय को गलत माना गया प्राथमिक दृष्टि से, इसलिए आंतरिक स्टे दिया गया था। हम इसको कानूनी चुनौती देने वाले हैं। कानूनी चुनौती का क्या परिणाम होता है उससे अवगत आपको कल कराएंगे, अन्यथा कानून सबके लिए समान है। 1 महीने से भी ज्यादा बारिश की आपदा झेल रहे तमिलनाडु के सामने अब बीमारियों और महामारी से निपटने की चुनौती आ खड़ी है। बाढ़ पीड़ित इलाकों से जहां पानी अब काफी हद तक उतर गया है, वहां पुनर्वास पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि राज्य के तिरुनेलवेली, तिरुपुर और थेनी सहित कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। अमरावती नदी से कावेरी और कोल्लेरून में पानी छोड़े जाने की खबर के बाद कई जगहों पर बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई है। वहीं चेन्नई, तिरुवल्लूर और कांचीपुरम जिलों में अगले 2 दिन तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। राहत और पुनर्वास के लिए सरकारी कोशिशों के तहत बाढ़ पीड़ितों के घर देने और 10,000 रुपए की मदद की घोषणा की गई है। इसके अलावा फसलों के नुकसान के लिए भी मुआवजा दिया जाएगा। उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज तमिलनाडु के कुड्डलोर और पुदुचेरी के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। पुदुचेरी में राहुल रुद्रपेट, रियानकुप्पम, क्रिम्बक्कर समेत कई जिलों में बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे और राहत सामग्री बांटेंगे। राहुल कुड्डलोर में राहत के कामों का जायजा भी लेंगे। भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयले की खपत के मुद्दे पर पश्चिमी मीडिया की आलोचनाओं को सिरे से खारिज किया है। पेरिस जलवायु सम्मेलन में शिरकत करने रहे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ऐसी खबरों से भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं होगा।
दरअसल पश्चिमी मीडिया ने कोयले के इस्तेमाल की भारत की योजनाओं की आलोचना की है। जवाब में भारत ने कहा है कि वो कोयले पर अपनी निर्भरता घटाने के लिए तैयार है, बशर्ते विकसित देश उसे स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों के इस्तेमाल के लिए जरूरी वित्त और तकनीक मुहैया कराएं। भारत ने 2030 तक 40% बिजली अक्षय ऊर्जा संसाधनों के जरिए हासिल करने की बात पहले ही कही है। शिखर सम्मेलन में मंत्री स्तरीय वार्ता के पहले दिन जावड़ेकर ने कहा कि भारत अपनी अक्षय ऊर्जा को 7 गुना बढ़ाएगा, जिससे कोयले की खपत में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका और कई विकसित देश कहीं ज्यादा कोयले की खपत करते हैं। भारत शीर्ष 2 कोयला उत्सर्जकों की तुलना में सिर्फ 7वें हिस्से के कोयले की खपत करता है। प्रदूषण और जबरदस्त धुंध को देखते हुए चीन की राजधानी बीजिंग में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही बीजिंग के स्कूल कॉलेजों को भी बंद करने का ऐलान किया गया है। सरकारी एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक अगले 3 दिनों तक धुंध बहुत ज्यादा रहेगी, जिसकी वजह से न सिर्फ विजिबिलिटी कम हो गई है, बल्कि कई इलाकों में तो हवा में जहरीले कणों का स्तर 256 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक आ गया है, जो कि खतरे के स्तर से बहुत ज्यादा है। चेतावनी जारी रहने तक शहर में सभी निर्माण के कामों पर रोक लगा दी गई है। खतरे की सबसे शीर्ष चेतावनी माना जाने वाला रेड अलर्ट इस साल पहली बार जारी किया गया है। बात क्रिकेट की। दिल्ली टेस्ट में जीत के साथ ही भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही टीम इंडिया ने 9 साल बाद विदेशी जमीन पर दक्षिण अफ्रीका को सीरीज की हार के लिए मजबूर किया। इसके साथ ही भारत आईसीसी रैंकिंग पायदान में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। आखिरी टेस्ट के 5वें दिन भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 337 रन से करारी मात दी। ये भारत की टेस्ट मैचों में रन अंतर के लिहाज से अब तक की सबसे बड़ी जीत है। 481 रन का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम दूसरी पारी में 143 ओवर के खेल में सिर्फ 143 रन ही बना सकी। दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। वहीं पूरी सीरीज में खतरनाक गेंदबाजी करने वाले ऑफ स्पिनर आर अश्विन को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। अश्विन ने पूरी सीरीज में 31 विकेट लिए, वहीं रवींद्र जडेजा ने पूरी सीरीज में 23 विकेट झटके। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कल संसद भवन परिसर का भ्रमण करने आए स्कूली छात्रों से मुलाकात की। इस मुलाकात में उपराष्ट्रपति ने छात्रों से उनके भविष्य को लेकर सवाल किए। छात्रों ने भी उपराष्ट्रपति से मिलकर खुशी जाहिर की। इस मौके पर अध्यापकों के अलावा राज्यसभा के अधिकारी भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। और अब बुलेटिन के आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान दौरे पर आज रवाना होंगे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। अफगानिस्तान पर कल होने वाली हार्ट ऑफ एशिया की 5वीं मंत्री स्तरीय बैठक में करेंगी शिरकत। सरताज अजीज से आज हो सकती है मुलाकात। भारत नेपाल सीमा पर नाकेबंदी से सरकार का इनकार। विदेश मंत्री का राज्यसभा में बयान। दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध बनाने पर जोर। भारत ने खारिज की कोयले खपत को लेकर पश्चिमी मीडिया की आलोचना। पर्यावरण मंत्री ने कहा, निर्भरता घटाने के लिए तकनीक और संसाधन मुहैया कराए विकसित देश। चेक बाउंस निपटान में अब होगी आसानी। राज्यसभा से संबंधित बिल पारित। भ्रष्टाचार निवारण संशोधन बिल सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का फैसला। और टेस्ट मैच में भारत की सबसे बड़ी जीत। दक्षिण अफ्रीका से सीरीज पर 3-0 से कब्जा। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंचा भारत।